की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 6 जजेस के बाद अब 7वां जज भी मैदान के अंदर आ गया है और उसने भी खुलकर बात करना शुरू कर दिया कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, मेरे ऊपर दबाव डाला जाता रहा, मुझे 2 नंबरी तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती रही, मुझे कहा जाता रहा तुम्हारा अंजाम बुरा होगा अगर तुम हमारी मर्जी के फैसले नहीं दोगे, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। यानी कि अब 6 जजेस के बाद जो 7वां जज आया उसने बाकी 6 जजेस को भी पीछे छोड़ दिया है। जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने दावे किए हैं, जो उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने के नाज़रीन गिरामी। और यकीन जानिए कि पिछले 6 जजेस जो थे आप उनकी कार्रवाई, उनकी बातें, उनके जो इल्जामात थे वो भूल जाएंगे जब आप इसकी कार्रवाई सुनेंगे, जब आप इस जज की बातें सुनेंगे कि इस जज ने आप कितने बड़े बड़े इल्जामात आयद कर दिए। और इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुना दूं कि पाकिस्तान के जजेस के साथ होता क्या रहा है, पाकिस्तान के जजेस के साथ किस तरह से ब्लैकमेलिंग वाला मामला किया जाता रहा है, किस तरह से उनको धौंस धांधली के जरिए फैसले तब्दील करने के ऊपर मजबूर किया जाता रहा है। ये सारे मामला जो है ये आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं नाज़रीन गिरामी कि इस दुनिया का एक रूल है, अल्लाह ताला ने एक रूल बनाया हुआ है, एक असूल बनाया हुआ है कि जुल्म के और झूठ के पांव नहीं होते हैं। झूठ भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता, जुल्म भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है जुल्म और झूठ का वक्त कम होता चला जाता है, उसके अंदर जितनी शिद्दत आती जाती है उसका वक्त उतना कम होता चला जाता है। मैं आपको मिसाल देके ये बात समझा देता हूं कि आप देखें पिछले 2 साल के दौरान अगर आप मुशाहिदा करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जुल्म और जबर की एक तारीख रात जो एक शुरू की गई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए पहले उनके लोगों को उठाया जाता रहा, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला कर दिया गया, उनको मारा जाता रहा, उन पे झूठे FIR करवाई गई, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा। यानी कि ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफे हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा। इतना जुल्म और जबर, इतनी जातियां, इतनी नाइंसाफियां की जाती रही। मगर फिर आप ये देखें कि आस्ता आस्ता मामला जो थे वो अब उधर से निकल के फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी फिर वो इलेक्शन के अंदर आए, फिर उनसे बल्ला छीना गया, फिर इमरान खान को एक ही दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 3 केसेस के अंदर 50 साल से ज्यादा की सजाएं सुना दी गई, उसके ऊपर 150-200 केसेस थे, वो सब कुछ किया गया, धांधली करवाई गई, इलेक्शन हरवा दिया गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप ये देखें कि आस्ता आस्ता हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना केस था उसकी सजा मुअत्तल हो गई। इसके अलावा अब साइफर केस जो है उसका आप देखिए उसका वकील ही नहीं आता, सरकारी वकील ही नहीं आता अदालत के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं अंदर गया तो मेरे पास तो कोई दलाइल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तो केस तो एक दिन के अंदर उड़ जाएगा। अब वो लंबी छुट्टी चला गया। अब अंदाजा लगा लीजिए यानी कि अब जो जुल्म की रात थी वो आस्ता आस्ता खत्म हो रही है। और जो लोग जालिम थे, जो लोग जुल्म करते थे, जो लोग अपने आप को खुदा समझते थे, जो लोग ये समझते थे कि इस 22 करोड़ की आवाम के अंदर हमारा कोई एक बाल बेका नहीं कर सकता, उनकी इज्जत मट्टी में, खाक में, उनकी इज्जत 2 टके की नहीं रही है। और अब जो जजेस सामने आना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद ये नया जो जज आ गया, इसने जिस तरह से मरियम बीबी को, PDM टोले को, इसने जिस तरह से फॉर्म 47 हुकूमत को मुकम्मल तौर के ऊपर एक्सपोज कर दिया, मुकम्मल तौर पर बदनाम कर दिया। पाकिस्तानी के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन हुई है। वो सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि बाकी जजेस के साथ क्या किया जाता रहा है। जो जजेस अभी 6 जजेस थे, उनके अलावा और जजेस जिनका आज तक नाम नहीं लिया गया, उनके साथ क्या किया जाता रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, बड़ी जबरदस्त काम की ये बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बेसिकली जो पाकिस्तान के बड़े मायानाज सहाफी है, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान का जो मान है, सदीक जान भाई, उन्होंने इस हवाले से सारी डिटेल्स जारी की है। तो उनमें से मैंने कुछ अहम तरीन पॉइंट्स लिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी अदलिया के साथ क्या हो रहा है, हमारी अदलिया को किस तरह से एक म्युनिसिपल कमेटी की तरह यूज किया जा रहा है कि जी तुम 4 जज उधर हो जाओ, तुम 4 जज उधर हो जाओ, तुम उस मोहल्ले की सफाई करो, तुम उस मोहल्ले की सफाई करो। यही सिचुएशन है कि तुम उसके केसेस के अंदर उसको सुनाई दे दो, तुम उस केसेस के अंदर उसको सुनाई दे दो। ये सारे मामला किए जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह, क्योंकि हम सब सच्चे पाकिस्तानी हैं, अपनी धरती से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम सबको दुआ करनी है, ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। और हमेशा की तरह आपसे ये मामूली सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसको शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए मुकम्मल तौर पर फ्री होता है, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें बड़ा एतमाद मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन इकरामी जो सिचुएशन हुई है, अब जो हालात हुए, देखिए इस वक्त जो हमारी अदलिया मुकम्मल तौर के ऊपर उसको तबाह कर दिया गया, मुकम्मल तौर के ऊपर उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, मुकम्मल तौर के ऊपर उसका सत्यानाश कर दिया गया। यानी कि
जैसे मैंने आपको कितनी वीडियोस के अंदर ही बताया कि जो शरीफ खानदान नामी एक टोला है, जब ये इख्तिदार में नहीं होता तो ये पाँव पड़ता है, और जब ये इख्तिदार में आ जाता तो गले पड़ता है। तो अब यही काम इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के साथ भी किया है। अब आप ये देखिए कि वो जो जजेस खड़े हुए थे, उसके बाद अब जैसे ही इमरान खान के अदलिया के अंदर केसेस आना शुरू हुए थे, जैसे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना शुरू हुए थे, तो उसके फौरन बाद ही जो अदलिया थी उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ गया था, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया था। अब ये देखिए कि वो जो निकाह वाला मामला था, जिसको इद्दत केस कहते हैं, एक 2 टके का शहरी जिसको कोई जानता तक नहीं है, हनीफ नामी शहरी, वो जस्टिस नसरुल मिन्नल्लाह के पास वो दरखास्त लेकर आया कि जी ये देखिए इन्होंने तो ये इद्दत के अंदर निकाह कर दिया था। उस जस्टिस साहब जो थे उन्होंने उस दरखास्त को 1 सेकंड के अंदर उड़ा के रख दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उसको वार्निंग दी कि तुम अपनी बेहुदा हरकतें बंद करो, तुम कौन होते हो किसी के बारे में ये बातें करने वाले या किसी के लिए दरखास्तें उठाकर फिरने वाले, अपनी बीवी को जाके संभालो। अच्छा, उसके बाद जब जस्टिस नसर मिन्नल्लाह ने ये काम किया, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। फिर वो बंदा अतार रब्बानी साहब के पास गया, और जस्टिस अतार रब्बानी को ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम भिजवाया गया कि ये बंदा आपके पास आएगा, ये उसकी एप्लीकेशन लेके आएगा, आपने इसकी एक्सेप्ट भी कर लेनी है, इसकी बात भी सुननी है, इमरान खान के ऊपर आपने कार्रवाई भी शुरू कर देनी है, और फिर आगे हमारा काम है। अच्छा, बहरहाल वो फिर जस्टिस जो अतार रब्बानी साहब थे उनके पास गया, ये बेसिकली जो सेशन जज थे ये थे, यानी कि फिर अतार रब्बानी के पास गया तो उधर से भी गेम खराब हो गया, अतार रब्बानी साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर जब अतार रब्बानी साहब ने ये दरखास्त रिजेक्ट की, उनको खड्डे लाइन लगा दिया गया। फिर सेशन जज जो थे आजम साहब आ गए। अब जो शाहरुख अर्जमन साहब के पास है, यानी कि सेशन जज जो थे आजम साहब, उनके पास ये केस लेके जाया गया। फिर उसके बाद अब ये शाहरुख अर्जमन के पास जो जस्टिस है उनके पास ये केस लेके गया, अपील गई हुई है, और वहां पर ये सारा मामला चल रहा है। अब आप ये देखिए कि जो जस्टिस नसरुल्लाह थे उनकी जगह एक और कुदरतुल्लाह नामी जस्टिस जो थे उनको लगाया गया, उनसे बात की गई। फिर अतार रब्बानी जो साहब जो थे जस्टिस जो थे उनको OST बना दिया गया कि ये हमारी बात नहीं सुनता। अच्छा, उसके बाद फिर राजा जमात अब्बास जो ATC के थे वो आ गए, उन्होंने इमरान खान की जो जमानतें थी वो मंजूर कर ली, तो उनको भी खड्डे लाइन लगा दिया गया, उनको भी तब्दील कर दिया गया, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया। फिर उसके बाद 6 जजेस जो थे वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी स्टोरी लेके आए, सबसे बड़ी कहानी लेके आए। फिर उनकी जो कहानी है वो पाकिस्तान के बच्चे के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान के बच्चे की जबान के ऊपर है। तो अब उन लोगों ने जब वो ये इनकलाब लेके आए तो इन लोगों ने अतार रब्बानी साहब का भी हवाला दिया अपने लेटर्स के अंदर, जी अतार रब्बानी के साथ ये सब कुछ हो चुका है। और जस्टिस जो आमिर फारूक थे उनके किरदार के ऊपर भी बात की, आमिर फारूक को बार बार बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन आमिर फारूक जी है उसने एक नहीं सुनी और वो वही कुछ करता रहा जो उसको ऊपर से ऑर्डर आता रहा। अब आप ये देख लीजिए कि मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस इजाजुल हसन साहब मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर इनको भी खड्डे लाइन लगा दिया गया, क्योंकि इन्होंने भी इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए फैसले दिए थे। फिर आप ये देखें कि बख्त फखर बहजाद साहब जो थे उनको OSD बना दिया गया, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे। और फिर लेटर भी उनके बारे में लिख दिया गया कि जी, यानी कि उन्होंने लेटर भी लिखा कि जी ये सारे मामला हो रहे हैं। अब जो नए जज साहब आए उनका नाम है मलिक इजाज आसिफ अवान, जो रावलपिंडी ATC के जज हैं। इनके पास इमरान खान के केसेस हैं, इनके पास GHQ के ऊपर जो हमला हुआ था उसके केसेस भी आए थे। अब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया और इन्होंने कहा है कि मैंने चूंकि शेख रशीद की जमानत की है, मैंने और पाकिस्तान तरीके साहब के लोगों की जमानत की, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इनकी इज्जत, जब इन्होंने ये बातें की कि जी देखिए मुझे भी ब्लैकमेल किया जाता रहा, मुझे भी प्रेशराइज किया जाता रहा, मुझे भी दबाव में लाया जाता रहा, तो इनकी जो इज्जत और एहतराम है, इनका जो मकाम है, इनका जो इकराम है, उसके अंदर बहुत इजाफा हो गया। अब पूरे ओवरसीज पाकिस्तान के लोग ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हमारे हीरो हैं, आपने अपना जो ओहदा था, आपने जो अपना हलफ था, आपने उसकी पासदारी की है, आपने उसको बरकरार रखा है। आपने जो पाकिस्तानी कौम आपको जिस चीज के पैसे देती थी, मराद देती थी, अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स काट के आपको सहूलियात देती थी, आपने हक अदा कर दिया है कि एक जज को ऐसा होना चाहिए। वरना आप देखिए अब वो जो और जजेस थे जो बिके रहे, वो और जजेस जो थे वो प्रेशराइज होते रहे, या और जजेस जो थे जिनके अंदर आपको सिर्फ एक ही मिसाल दे देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता। वो जो जस्टिस दिलावर थे और जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए थे, अब जस्टिस दिलावर आप देखें कि उनके कहीं इज्जत है, कहीं 2 टके का एहतराम है, कहीं 2 टके का उनके बारे में किसी के दिल के अंदर कोई जगह नहीं है। और ये जजेस जो है जिन्होंने इतने कंप्रोमाइजेस किए, इनको पाकिस्तानी कौम अपना हीरो कह रही है। अब ये जो मलिक इजाज अवान साहब आए हुए हैं मैदान के अंदर, बख्त फखर बहजाद साहब हैं, अब इनके साथ पाकिस्तानी कौम का खड़ा होना बड़ा जरूरी है, ताकि ये पाकिस्तानी कौम को हकायक बताएं कि हमारी अदलिया को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से 2 नंबर तरीके से इनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाव में लाया जाता है, किस तरह अपने नीचे लगाने की कोशिश की जाती है। और ये कोई और नहीं कर रहा, ये हमारा ये जो फार्म 47 हुकूमत है, ये जो मरियम बीबी है, ये जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, यही सब लोग करते हैं, क्योंकि जजेस की गंदी ऑडियोज निकालना, वीडियोस निकालना, ये सब इन्हीं का ही धंधा है, इन्हीं का ये काम है, और इसी की वजह से ये आज तक चलते आए थे। लेकिन अब ये इंशाल्लाह मामला जो आने वाले वक्त के अंदर मजीद नहीं
चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीगर जजेस को भी हौसला दे, हिम्मत दे कि वो भी जुल्म की इस अंधेरी रात को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें और मैदान के अंदर आ जाए। अगर आप भी उस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।